7 से 9 नवंबर जयपुर बनेगा बौद्धिक महाकुंभ की भूमि। जयपुर डायलॉग्स 2025 में एक मंच पर आएंगे वे सभी योद्धा, इतिहासकार, चिंतक, रणनीतिकार और धर्म रक्षक जिनकी आवाज़ है भारत की आत्मा। नीरज अत्री, एस्टर धनराज, डेविड फ्रॉले, CK राजू, मीनाक्षी जैन और बहुत सारे आपके पसंदीदा वक्ता जिनसे आप इस कार्यक्रम में भेंट कर सकते हैं। आप भी इस अनोखे उत्सव का हिस्सा बने, रजिस्टर करें और उपस्थित रहें। और यदि आप इस आंदोलन को और शक्तिशाली बनाना चाहते हैं तो हमारे क्राउड फंड में दान दें। QR स्कैन करके आप हमें योगदान दे सकते हैं। रजिस्ट्रेशन लिंक नीचे दिया हुआ है। नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। कल अडानी के शेयर्स में बड़ा भारी उछाल आया साहब, और उस उछाल को देख के हमारे जितने भी बड़े बड़े धुरंधर थे उनके कलेजे कांप गए। वो एक दिन पहले ही बड़े प्रसन्न हुए थे, उसके 2 दिन पहले वो जो थे वो चले गए थे किसमें, मल्टीपल आउटरेज में, या फिर एक मैसिव मेल्टडाउन में। मैसिव मेल्टडाउन हुआ साहब। क्या हुआ कि 6 सितंबर को एक आदेश आया एक कोर्ट से। और कोर्ट से आदेश क्यों आया? कोर्ट से आदेश इसलिए आया कि बड़े लंबे समय से 2016 की बात है संभवतः कि परंजय गुहा ठाकुरता, ये इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली एक लेफ्टिस्ट पीरियडिकल है, उसके संपादक हुआ करते थे, जाने माने लेफ्टिस्ट हैं। अच्छा, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली आप में से संभवतः कोई नहीं पढ़ता होगा, लेकिन भाई जो लोग UPSC की तैयारी करते हैं ना, उनको अच्छी तरह से पता है कि भाई इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली का महत्व क्या है। मेरे समय में तो ये था कि अगर इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली नहीं पढ़ी तब तो आप UPSC क्लियर ही नहीं कर सकते, क्योंकि आपको न केवल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली पढ़नी पड़ती थी, आपको उसके जो आइडियाज़ थे वो आत्मसात करने पड़ते थे। बहुत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि लेफ्टिस्ट आइडिया ही उस समय सफलता की कुंजी थी। अब देखिए साहब, मैं तो इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था, लेकिन इकोनॉमिक पॉलिटिकल वीकली तो मुझे पढ़नी ही पड़ती थी, सेमिनार भी पढ़नी पड़ती थी, और भी बहुत सारे जो है वो लेफ्टिस्ट रैग्स जिसको आजकल हम कहते हैं वो सब पढ़ने पड़ते थे। योजना पढ़नी पड़ती थी, पता नहीं क्या क्या जिस तरह की बकवास पढ़ के लोग UPSC पास होते थे उस समय, और अभी भी होते हैं। हालांकि अभी तो एक एप्टीट्यूड टेस्ट होने लगा है, उसमें बहुत सारे उड़ जाते हैं। तो साहब, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली के ये एडिटर हुआ करते थे। अगर ये 80s का ज़माना होता तो इनको भगवान के बाद उसके अगले स्टेप पे ही रखा जाता, रोमिला थापर के बराबर। खैर, तो ये परंजय गुहा ठाकुरता ने साहब एक अडानी जी के विरुद्ध एक लेख छापा, और उस लेख छापने के बाद में फिर अडानी जी ने ये कहा कि साहब इसमें रखे हुए तथ्य गलत हैं। संपर्क किया, वहाँ पर एक बना हुआ था उनका जो उसके ट्रस्टीज़ थे या ओनर्स थे, मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं है उसका ओनरशिप स्ट्रक्चर क्या है, लेकिन जो भी लोग जो थे उसकी कमेटी में, उन्होंने कहा कि भैया ये जो आपने छापा है इसकी आप ज़रा हमें तफसील दीजिए। तफसील वो दे नहीं पाए। उनसे कहा गया कि आप छोड़ दीजिए। तो उस समय भी छोड़े गए थे, तब उस समय भी बड़ा हुआ था कि साहब ये देखिए ये सब क्यों हो रहा है, ये मोदी जी के और अडानी जी के रिश्तों की वजह से हो रहा है, इत्यादि इत्यादि जो भी फालतू की बातें करनी थी। फिर इन लोगों ने लगातार अडानी के विरुद्ध दुष्प्रचार जारी रखा। अडानी जी जो थे वो कोर्ट में गए। कोर्ट ने 6 तारीख को एक ऑर्डर पास कर दिया एक्स पार्टी कि ये जितने भी 138 यूट्यूब एपिसोड्स हैं और इंस्टाग्राम के कुछ एपिसोड थे, ख्याल से 12-13, ये सारे के सारे जो हैं ये टेक डाउन कर दिए जाए। हो गया बंटाधार। उसके बाद जो मेल्ट डाउन हुआ साहब, और प्रणब प्रसून वाजपेयी तो कम, सबसे ज़्यादा तो अजीत अंजुम और रवीश कुमार और ध्रुव राठी और न्यूज़ लॉन्डी, वायर शायर, आरफा खानम, ये सारे के सारे जो है वो एक स्वर में बिल्कुल जैसे मिल के जो है सियार हुआ हुआ करते हैं ना, उस तरह से हुआ हुआ करना शुरू कर दी। अच्छा, इस पर हमने
चर्चा भी की कि भाई क्या हो गया, मेल्ट डाउन। अजीत अंजुम ने तो बिल्कुल AI कर दिया और बीच में DAN गायब कर दिया कि AI का नाम नहीं लेंगे अब। बोलो भाई AI का नाम क्यों नहीं लोगे यार, AI के नाम बड़े मज़े से लो, अडानी का भी नाम लो, लेकिन जो लिखो वो सही तो लिखो। पूरा झूठ हिंडनबर्ग वाला और सबका पता नहीं कब कब के कब कहाँ से चलाते रहे, और वो सारा हिंडनबर्ग वाला भी जो है वो झूठा साबित हुआ। सेबी ने क्लीन चिट दे दी, लेकिन सेबी की क्लीन चिट आने के बाद में मार्केट में जो रिएक्शन तो हुआ, लेकिन उसके साथ हुआ क्या साहब कि ये भाई लोग जो हैं ख़ासतौर से न्यूज़ लॉन्ड्री इत्यादि जाके और ऊपर वाले कोर्ट से और ये ले आए कि साहब कि ये जो ऑर्डर है ये एक्स पार्टी है बिना सुने दिया गया है, इसको सुनवाई करके दिया जाए, रिमांड करवा लिया उन्होंने। कहा बड़े खुश, न्याय की जीत हो गई, न्याय की जीत हुई। और उसके अगले दिन सेबी का आ गया। तब तो साहब चारों तरफ यही कहते घूम रहे हैं कि भाई ये दुख जो है ये समाप्त क्यों नहीं होता है, ये दुख खत्म क्यों नहीं होता है बे। रवीश कुमार को देखो, कितना दुख, इतना दुख, कब ये दुख खत्म होगा। अरे भाई तुम्हारी बस चले तो भारत के एक इतने प्रगतिशील व्यवसायी को तुम तो खाली एक इस अपराध में समाप्त कर दो कि वो गुजराती है। हालांकि वो 10 बार बता चुका अगला कि भाई उसकी जो प्रगति थी, जो मुंदड़ा का जो पोर्ट की ज़मीन थी, या उसके बाद जब उन्होंने अपना कारोबार शुरू किया था वो राजीव गांधी के समय पे किया था। मुंदड़ा वाली ज़मीन जो थी वो उनको दी गई थी उस समय आपके ये पटेल हुआ करते थे, ये जो बाद में कांग्रेस में चले गए, नाम भूल रहा हूँ उनका मैं, चिमन भाई पटेल। हाँ, तो वो चिमन भाई पटेल ने दी थी। और मोदी जी की क्या है कि भाई मोदी जी किसी भी ऐसे कार्य में हस्तक्षेप नहीं करते जिससे कि देश का भला हो रहा हो। यानी कि अपनी जो पर्सनल ग्रज है ना, उस पर्सनल ग्रज को भी साइड में रख देते हैं कि अगर देखते हैं कि साहब कि इससे प्रदेश का और देश का भला हो रहा है तो उसको वो इनकरेज ही करते हैं। ऐसा मैंने देखा है अमूमन। मैंने जो है वो छोटे छोटे बदले लेते हुए मोदी जी को देखा नहीं। हालांकि लोग इससे जो है वो बड़े कई बार रुष्ट भी होते हैं, ख़ासतौर से पार्टी वाले और ख़ासतौर से उनके समर्थक के साथ कि ये मोदी जी जो है इन लोगों को छोड़ क्यों रहे हैं, इन लोगों का कार्यक्रम करते क्यों नहीं हैं। अगर यही कांग्रेस वाले आ जाएंगे तो सबका हमारा लोगों का कार्यक्रम एक दिन में कर देंगे। लेकिन मोदी जी की आदत है भाई कि वो थोड़ा ठंडा करके काम करते हैं। अब कर रहे हैं ना इस समय ट्रंप का, देखो वो भी कितने धैर्यपूर्वक, कितनी शांति से। तो अब सेबी की जब रिपोर्ट आई, सेबी की रिपोर्ट में ये हिंडनबर्ग वाला जो पूरा का पूरा जो किस्सा हुआ था, जिसको लेके साहब राहुल गांधी से लेके और पार्लियामेंट से लेके पार्लियामेंट के कितने सारे जो है वो सिटिंग्स को डिस्टर्ब करके ये सारा काम करने के बाद वो हुआ कि साहब मोदी जी की वजह से बचाया जा रहा है अडानी को, इत्यादि इत्यादि। सेबी के ऊपर जो है वो तमाम तरह के आरोप लगा दिए, पता नहीं क्या क्या किया। और अब पहले तो हिंडनबर्ग ही बंद हो गया, ये भी आपको सबको पता है। जब हिंडनबर्ग बंद हुआ तब इन लोगों के साथ बड़े चुन्ने काटे, हिंडनबर्ग बंद हो गया। इसके लिए भी कुछ लोगों ने, मेरे ध्यान है क्योंकि 2-4 ने इसके लिए भी नरेंद्र मोदी को उत्तरदायी ठहरा दिया। हालांकि आजकल जो बड़े नेता हैं वो बहुत ज़्यादा अडानी अंबानी नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो इसलिए नहीं कर रहे हैं कि साहब आज तक जितना भी उन्होंने किया है उसमें से कोई भी जो है वो सही तो बैठा नहीं है। जो भी वो बात करते हैं वो बाद में झूठी साबित हो जाती है, तो लोग अब उनको बिल्कुल सीरियसली लेते ही नहीं हैं। देख ही लिया आपने, वो कल ही बोल गए थे, परसों ही बोल गए थे कि साहब कि मैं लोकतंत्र की रक्षा के लिए थोड़ी हूँ, मैं तो केवल स्टेटमेंट देने के लिए हूँ। तो इसीलिए वो स्टेटमेंट देते रहते थे कि साहब अडानी अंबानी, अडानी अंबानी, ख़ास तौर से अडानी के प्रति मैं कई बार पहले भी एपिसोड कर चुका हूँ, रिपीट नहीं करूँगा कि किस तरह से पूरा षड्यंत्र बना था, और अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र जिसमें सोरोस इत्यादि सब शामिल थे। और सोरोस के साथ में आप जानते हैं कि वो पिट्रोडा साहब,
वो तो रहते ही हैं, उनके तो बिल्कुल नज़दीकी रिश्ते हैं, सब पता है आपको। तो वो हम कई बार एपिसोड कर चुके हैं कि किस प्रकार से वो पूरा एक लंबा चौड़ा षड्यंत्र था। उसमें जब सेबी ने कॉग्निजेंस नहीं ली तो सेबी की अध्यक्ष जो थी उस समय मिसेस बुच, उनको भी फंसाने का प्रयास किया गया, लेकिन सब फेल हो गया। आज जो है वो पब्लिक तो कर रही है अडानी, क्योंकि धमाधम अडानी के शेयर्स खरीद रही है। और ये जितने भी यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने टेम्परेरी रिलीफ तो ले ली है, लेकिन इनको पता है कि आगे क्या होना है, तो ये अब मार्क्स छोड़ के राम राम करने में लगे हैं कि हो सकता है भगवान राम दयालु हैं, इनको माफ़ कर दें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।